सबसे पहला सिंड्रोम जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवाता है वो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद होता है, ठीक है, जब फेरिंक्स या स्किन में ये इन्फेक्शन हो। अब ये ना नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेन की वजह से होता है। अब इसका पर्टिकुलर स्ट्रेन होता है बीटा हीमोलाइटिक वाले का, जिसमें एम प्रोटीन होता है, ठीक है, वो एम प्रोटीन को कैरी करता है। तो इससे याद रखिएगा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, नेफ्रिटिक सिंड्रोम, ठीक है, ये इसका कल्प्रिट है, ठीक है। एम प्रोटीन का वायरुलेंस फैक्टर ही नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेन को डिफाइन करता है। इसके अलावा नेफ्रिटिक सिंड्रोम जो है ना नॉन स्टेप ऑर्गेनिज्म के साथ भी हो सकता है, यानी कि ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्टेफ इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अब इसकी प्रेजेंटेशन जो है 2 to 3 वीक आफ्टर द इन्फेक्शन होती है। पेशेंट को हेमेचूरिया होता है जो उसको कोला कलर्ड यूरिन देगा। इसके अलावा ओलिगोयूरिया होगा, हाइपरटेंशन, पेरी ऑर्बिटल इडीमा, जैसा कि हमने पहले एक्सप्लेन किया। तो ये ज़्यादातर जो ना बच्चों में देखा गया है। इसके अलावा ये एडल्ट्स में भी हो सकता है। अब बायोप्सी में हमें क्या मिलेगा, हाइपर सेल्युलर और इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलाई होंगे और उसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन भी हो जाएगी जो कि हमें ग्रैन्युलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस शो करेंगे। और इसका हॉलमार्क आपने याद रखना है कि इसमें सब एपिथेलियल हमें हम्प मिलता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे। ये देखिए एक पिक्चर है, सब एपिथेलियल हम्प हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे नज़र आ रहा है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा हुआ है। अभी देखिए एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे नॉर्मली बैठे होते हैं, लेकिन इस डिसऑर्डर में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है ना स्टार्ट सब एंडोथेलियल ही होते हैं और फिर वो स्लोली ऊपर चले जाते हैं और जैसे ही वो ऊपर जाएंगे इस ट्राई लेयर से तो ये यहाँ पे आके पाइल अप हो जाएंगे सब एपिथेलियली। अब ये जो डिपॉजिट है ना सिंपली ये डिसिपेट हो जाएगा स्पेस के अंदर और डिसअपियर ही हो जाएगा। ट्रीटमेंट आपने याद रखना है कि इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, कुछ भी नहीं हमने करना कि डिपॉजिट ना खुद ही चला जाएगा और डिपॉजिट डिसअपियर हो जाएगा, डिजीज़ रिजॉल्व हो जाएगी खुद ही। और ये रेयरली बच्चों में जो है ना रीनल फेलियर करवाएगी, लेकिन एडल्ट्स में ये रीनल फेलियर करवा देगी और बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन जो है वो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवा सकती है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम नेफ्रिटिक सिंड्रोम जो है इरफान मसूद से भी देख लेते हैं डिटेल में। नेफ्रिटिक सिंड्रोम जो है वो ग्लोमेरुलर डिजीज़ है जो कि कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें एक निमोनिक आपने याद रखना है HOPE, ठीक है, HOPE हाइपरटेंशन होती है, ओलिगोयूरिया, प्रोटीन यूरिया, इडीमा, ठीक है। अब हेमेचूरिया भी होता है, एच से हेमेचूरिया भी है। तो नेफ्रिटिक सिंड्रोम में हेमेचूरिया जो होगा उसमें डिस्मॉर्फिक आरबीसीज मिलते हैं, आरबीसी की कास्ट बन जाती है जो कि यूरिन में हमें ये की फाइंडिंग हमें मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा कि इसमें हाइपरटेंशन होती है पेशेंट्स को और ओलिगोयूरिया होगा, प्रोटीन यूरिया याद रखिएगा 3.5 ग्राम पर डे से कम होगा, ठीक है, लेस देन 3.5, और एडिमा भी होगा। अब नेफ्रिटिक सिंड्रोम जो है ना एयर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसमें तो कौन सी डिजीजेज आ जाती हैं, अक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, IgA नेफ्रोपैथी, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो अभी जो हमने पढ़ी अक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ी, जो कि जिसको हम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। तो इसकी डिटेल देखें तो ये बहुत ही कॉमन टाइप है पोस्ट इन्फेक्शस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, यानी इन्फेक्शन के बाद होती है और इसको हम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल GN भी कहते हैं। तो इसके क्लिनिकल फीचर हमने कहा 1 से 4 हफ्तों के बाद होते हैं, जब गला खराब हो जाता है सोर थ्रोट के बाद, जो कि सोर थ्रोट किसने करवाया है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ने, जिससे कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनीस। अब ये ज़्यादातर 6 से 10 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको अफेक्ट करता है फ्रीक्वेंटली। इसमें अचानक से बुखार होता है, पेशेंट को नोजिया होता है, ओलिगोयूरिया और हेमेचूरिया में कोला कलर का यूरिन होता है। क्यों कोला कलर का, रेड क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो है हीमोग्लोबिन मैथिमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है इस वजह से। लैब फाइंडिंग्स में हमें एलिवेटेड ASO टाइटर मिलता है इस तरह की डिजीज़ में, और सीरम में C3 कम हो जाता है। इसका आउटकम क्या है, 95% केसेस जो है ना खुद ही रिजॉल्व कर जाएंगे, 2% आगे जाके रैपिडली प्रोग्रेसिव GN में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन 1% केसेस में क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगी, ठीक है। और एडल्ट्स जो है ना उनमें डिजीज़ जो है वो लेस बिनाइन है, इतनी बिनाइन नहीं है। अब बात करते हैं अगर मॉर्फोलॉजी की, तो हमें लाइट माइक्रोस्कोपी पे जो है ये अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ये हाइपर सेल्यूलर और इनलार्ज बड़े बड़े से ग्लोमेरुलाई हाइपर सेल्यूलर से दिखाएगा। ल्यूकोसाइड उसमें इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे, यानी न्यूट्रोफिल्स और वगैरह, और मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा ना लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें लंपी बम्पी अपीयरेंस मिलती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हमें हम्प्स मिलेंगे, जो हमने देखे फिगर में भी बार बार देख रहे हैं हम, सब एपिथेलियल हम्प्स थे। ये हम्प्स कैसे बने हैं, IG एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स
की वजह से ये हम्प्स बने हैं जो कि एपिथेलियल सरफेस पे मौजूद हैं, पोडोसाइट्स वाला सरफेस। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी पे जो चीज़ मिलेगी वो वही ग्रेन्युलर अपीयरेंस, और ये क्यों मिल रही है ग्रेन्युलर, IgG, IgM, C3, इन तीनों की वजह से ये कहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे और मेसेंजियम पे, इस वजह से हमें ग्रेन्युलर अपीयरेंस मिलेगी। दैट्स इट। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है IgA नेफ्रोपैथी। IgA नेफ्रोपैथी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज होता है रिकरेंट माइक्रोस्कोपिक, जो बार बार हो रहा है माइक्रोस्कोपिक, या ग्रॉस हेमेचूरिया, उनका बहुत ही कॉमन कॉज IgA नेफ्रोपैथी है। और ये बहुत ही कॉमन ग्लोमेरुलर डिजीज़ है जो कि रीनल बायोप्सी पे पूरी दुनिया में रिवील होती है। अब ये IgA नेफ्रोपैथी ना बच्चों को अफेक्ट करती है और यंग एडल्ट्स को। और ये बिगिन कैसे होती है कि ना ग्रॉस हेमेचूरिया का एक एपिसोड आता है जो कि 1 से 2 दिनों के अंदर होता है, नॉन स्पेसिफिक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद, 1 से 2 दिनों के अंदर। अब टिपिकली जो हेमेचूरिया है ये कुछ दिनों तक लास्ट करता है और फिर खुद ही सही हो जाता है, लेकिन ये रिकर करेगा, बार बार होगा पीरियोडिकली, यूजुअली इन द सेटिंग ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। इसके अलावा ये लोकल पेन के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है, लोकल पेन। अब इसका जो हॉलमार्क है डिजीज़ का वो है कि हमें IgA की डिपोजिशन तो मिलेगी, लेकिन कहाँ पे, मेसेंजियम के अंदर। कुछ एक्सपर्ट इसको कंसीडर करते हैं कि IgA नेफ्रोपैथी ना लोकलाइज्ड वेरिएंट है हिनोच-शिनोलेन परप्यूरा का, और आल्सो इसको कैरेक्टराइज करते हैं कि इसमें ना IgA डिपोजिशन हो जाती है मेसेंजियम के अंदर। यानी हिनोच-शिनोलेन में भी ऐसा ही हो रहा था ना, IgA की डिपोजिशन हो रही थी मेसेंजियम में, तो इसीलिए उसको इसका वेरिएंट कंसीडर करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट विद द IgA नेफ्रोपैथी जो कि कन्फाइंड होती है किडनीज़ में, जो हिनोच-शिनोलेन परप्यूरा है ना उसमें सिस्टेमिक सिंड्रोम हो रहा होता है, जो हमारी स्किन को भी इन्वॉल्व करता है, जिसमें परप्यूरेटिक रैश होते हैं, GIT को अफेक्ट करता है, एब्डोमिनल पेन होता है, और जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं, जिसमें आर्थराइटिस होता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, किस तरह ये होता है IgA नेफ्रोपैथी। एबनॉर्मली जो ग्लाइकोसाइलेटेड IgA1 हो, यानी गैलेक्टोज डेफिशिएंट IgA1, GDIA1, ये इम्यूनोग्लोबुलिन अपना सेंट्रल रोल प्ले करती है इसकी पैथोजेनेसिस में। अब ये जो एबनॉर्मल IgA है ना, ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स एलिसाइड करवा देगी, और ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है ना ये लार्ज इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बना देंगी सर्कुलेटिंग IgA के साथ। अब इस तरह के ये कॉम्प्लेक्सेस हमारे ग्लोमेरुलर मेसेंजियम के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे, और ये अनयूजुअल लोकेशन जो है ना ये फिजियोकेमिकल फीचर्स ऑफ द IgA के साथ रिलेटेड हो सकते हैं, और ये फैसिलिटेट हो सकते हैं बाय एन IgA रिसेप्टर CD71 ऑन द मेसेंजियल सेल्स। ठीक है, CD71 जो रिसेप्टर है ये उन पे मौजूद होता है ना मेसेंजियम सेल पे, तो ये और ज़्यादा इसको फैसिलिटेट करेगा कि ये कॉम्प्लेक्स आके वहाँ पे बाइंड करे। अब C3 की प्रेजेंस हमारे मेसेंजियम के अंदर, और C1Q और C4 पॉइंट्स की जो है एब्सेंस जो है इनकी, यानी C3 की प्रेजेंस है मेसेंजियम में और C1Q और C4 एब्सेंट है, तो ये पॉइंट करेगा टू द एक्टिवेशन ऑफ द अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे इन द पैथोजेनेसिस। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगा अल्टरनेटिव पाथवे। इसके अलावा कह रहे हैं कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस जो है ना ये सजेस्ट हुआ है बाय द अकरेंस ऑफ द IgA नेफ्रोपैथी, जो कि फैमिलीज़ में होती है और HLA आइडेंटिकल सिबलिंग्स के अंदर होती है, और इसकी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी है सर्टेन HLA एंड कॉम्प्लीमेंट जीनोटाइप्स में कुछ पॉपुलेशंस के अंदर। साथ में अगर देखें तो हम टुगेदर तो ये इस तरह के डेटा जो है ना ये सजेस्ट करते हैं जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स जो हैं कि मतलब उनके अंदर जो है रेस्पिरेटरी या GIT एक्सपोजर माइक्रोबियल या किसी और एंटीजन के साथ, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, फूड, प्रोटीन्स के साथ अगर एक्सपोजर होता है तो वो बहुत ज़्यादा IgA की सिंथेसिस करवा देगा। अब कुछ जो है एबनॉर्मली ग्लाइकोसाइलेटेड होंगी उनमें से, और उनकी डिपोजिशन जो है IgA की और IgA कंटेनिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की हमारे मेसेंजियम में हो जाएगी, जहाँ पे ये एक्टिवेट कर देंगे अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे को और ग्लोमेरुलर इंजरी को इनिशिएट करवा देंगे। ठीक है, समझ आ गई इसकी पैथोजेनेसिस। अब इस सिनेरियो के सपोर्ट में IgA नेफ्रोपैथी जो है ना वो बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी में हो रही है इंडिविजुअल्स में जिनको सीलिएक डिजीज़ होती है, उनमें जिनके इंटेस्टाइनल म्यूकोजल डिफेक्ट्स होते हैं उनमें भी देखी गई है, और जिनको लिवर डिजीज़ होती है जिसमें डिफेक्टिव हेपेटोबिलियरी क्लियरेंस हो रही है IgA कॉम्प्लेक्सेस की, यानी वो हेपेटोबिलियरी क्लियरेंस उनकी सही से नहीं हो पा रही, तो इसको हम कह देते हैं सेकेंडरी IgA नेफ्रोपैथी। ठीक हो गया। अब हिस्टोलॉजिकली जब हम देखेंगे
तो जो लेजन्स हैं आईजीए नेफ्रोपैथी की वो कंसिडरेबली वेरी करती हैं। ग्लोमेरुला या तो हमें नॉर्मल नज़र आएंगे या फिर उनमें मीजेंजियल वाइडनिंग हो जाएगी, ठीक है। और सेगमेंटल इन्फ्लामेशन कन्फाइंड होगी कुछ ग्लोमेरुला तक, यानी फोकल इसमें हो रही है इन्फ्लामेशन। फोकल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जैसा हो रहा था ना, ठीक है। तो जिस तरह फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हो रहा था, तो यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है कि मतलब सेगमेंटल इन्वॉल्वमेंट हो रही है, सेगमेंटल इन्फ्लामेशन हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे हमें डिफ्यूज मेजेंजियल प्रोलिफरेशन भी मिलती है, यानी कि उसको हम कहते हैं मेजेंजो प्रोलिफरेटिव जीएन में जिस तरह हमें डिफ्यूज मेजेंजियल प्रोलिफरेशन मिलेगी, वो भी यहाँ पे। यार ये रेयरली हमें ये ओवर्ट क्रिसेंटिक जीएन की तरह भी पिक्चर मिल सकती है, ठीक है। ये हिस्टोलॉजिकली हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस पिक्चर है मेसेंजियल डिपोजिशन ऑफ IgA की, ऑफन विथ C3 एंड प्रोपर्डिन, और स्मॉल अमाउंट्स IgG की भी, और या फिर IgM की। तो ये सारी चीज़ें, ये पांचों चीज़ें जो है ना हमें मेसेंजियल डिपोजिशन के साथ साथ मिलेंगी, ठीक है। तो 14.10 में देखिए इस फिगर में हमारे पास IgA नेफ्रोपैथी दिखाया गया है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है जिसमें हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस डिपोजिशन IgA की दिखाई गई है, प्रिंसिपली मेसेंजियल रीजन्स के अंदर देखें डिपॉजिट हुआ है। इसमें एविडेंट जो है IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A डिपॉजिट हुई है, ठीक है, मेसेंजियल में। अब अर्ली जो कंपोनेंट्स होते हैं क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे के, वो इसमें एब्सेंट होंगे। बस इसमें क्या होगा, C3 प्रोपोर्डिन IgG और IgM मिल सकते हैं, और IgA तो वैसे ही है, बाकी जो है कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो ये हमें कंफर्म कर देगा प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट्स की हमारे मेसेंजियम के अंदर। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके क्लिनिकल फीचर्स पे IgA नेफ्रोपैथी के। तो IgA नेफ्रोपैथी ज़्यादातर जो है बच्चों को और यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करती है। मोर देन हाफ ऑफ द जो अफेक्टेड पेशेंट है उनको ग्रॉस हेमेचूरिया होता है, जो हमने कहा कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद होगा, या लेस कॉमनली उनको GIT की या यूरिनरी ट्रैक की जो है कोई इन्फेक्शन होगा, उसके बाद उनको ग्रॉस हेमेचूरिया का होना कंफर्म कर देता है। अब 30 से 40% जो है उनको माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया भी होता है, लेकिन ज़्यादातर को ग्रॉस हेमेचूरिया जो नज़र आएगा, वैसे तो माइक्रोस्कोपिक भी होगा, विथ या विदाउट प्रोटीन यूरिया के। और 5 से 10% जो लोग होंगे उनको टिपिकल अक्यूट नेफ्रिटिक सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। अब हेमेचूरिया जो टिपिकली जो कुछ दिनों तक लास्ट करेगा और इनिशियली वो खुद ही सबसाइड कर जाएगा, लेकिन इसकी जो रिकरेंस है वो पीरियोडिकली होगी और यूजुअली इन द सेटिंग ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। क्लिनिकल जो कोर्स होता है इसका वेरिएबल है। बहुत से पेशेंट अपना नॉर्मल रीनल फंक्शन सालों तक मेंटेन करके रखते हैं। स्लो प्रोग्रेशन इसकी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की तरफ होती है 25% केसेस में या 50% में, तकरीबन 20 सालों के अंदर। रीनल बायोप्सी की जो फाइंडिंग्स है ना, ये हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई दोज विद द पुअर प्रोग्नोसिस एज इंडिकेटेड बाय डिफ्यूज मेसेंजियल प्रोलिफरेशन, सेगमेंटल स्क्लेरोसिस, एंडोकैपिलरी प्रोलिफरेशन एंड ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। यानी रीनल बायोप्सी से ही हमें ये जो है इसकी पुअर प्रोग्नोसिस जो है वो उस तरह के केसेस को फाइंड करने में हेल्प करेगा, आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। जैसे कि अगर हमें डिफ्यूज मेसेंजियल प्रोलिफरेशन मिलती है, या सेगमेंटल स्क्लेरोसिस हो जाती है, या अगर एंडोकैपिलरी प्रोलिफरेशन हो गई, या इवन ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो गई है ना, तो ये इनकी पुअर प्रोग्नोसिस है। तो ये हमें रीनल बायोप्सी से ही पता चलेगा। दैट्स इट। अब रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हम पैथोमा से देख लें। तो ये नेफ्रेटिक सिंड्रोम है जो कि रीनल फेलियर वीक्स टू मंथ में करवा देगा। अब जब पेशेंट आता है इस तरह का, तो उसको साइंस एंड सिम्टम नेफ्रेटिक सिंड्रोम के होते हैं, जिसमें मतलब उसको रीनल फेलियर हो जाता है, तो हम उसकी बायोप्सी करेंगे। अब बायोप्सी में हमें क्रेसेंट्स मिलते हैं बोमेंस स्पेस में, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्रेसेंट्स जो है ना किस चीज़ के बने होते हैं, फिब्रिन के और मैक्रोफेजेस के। अब यहाँ पे देखिए पिक्चर है, ये आउटलाइनिंग है, ये ग्लोमेरुलस है, उसमें देखिए ये क्रेसेंट है, ठीक है, ये क्रेसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ये नॉर्मल ग्लोमेरुलस है। तो एग्जामिनर्स जो है ना वो कहते हैं कि ये जो स्टफ़ है क्रेसेंट का, ये फिब्रिन का और मैक्रोफेजेस का बना है, तो ये इन्फ्लामेटरी डेब्री है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कोलेजन नहीं है,
ये मैक्रोफेजेस और फाइब्रिन है, याद रखिएगा। अब अगर पेशेंट को रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है तो दूसरी जो अगली चीज़ है वो बायोप्सी के बाद हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं। अब उसमें हमें ये हेल्प करता है कि क्लिनिकल पिक्चर को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है एटियोलॉजी को। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस में। पहला है कि लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पोडोसाइट्स उसके ऊपर है। अगर लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस हो जाती है तो उसका मतलब है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बनी हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेंगी और एक शार्प लाइन बना देंगे इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे, जिसको हम लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस कहेंगे। अब इसमें डिजीज़ जो है वो गुड पैस्चर सिंड्रोम होती है। इसमें ना एंटीबॉडीज़ कोलेजन के अगेंस्ट बनती हैं, ग्लोमेरुलर के भी और एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के भी। तो इस तरह के पेशेंट हेमिचूरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं क्योंकि उनको रीनल इन्वॉल्वमेंट है, और हेमाप्टाइसिस पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। तो ये ज़्यादातर यंग एडल्ट मेल्स में होता है गुड पैस्चर सिंड्रोम। अगली पॉसिबिलिटी होती है ग्रैन्युलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो जब ग्रैन्युलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस होती है तो इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन हो जाती है। तो इसका जो बहुत ही कॉमन कॉज है वो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं और डिजीज़ कॉज करवाते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट जो कॉज है ग्रैन्युलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस का वो है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब इसमें क्या होता है, डिपोजिशन हो जाएगी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस की, जो कि सब एंडोथेलियल होंगे, यानी कि एंडोथेलियल सेल्स के अंडर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ रीनल डिजीज़ है जो कि लूपस में हमें मिलती है, SLE में। इसमें मोस्ट कॉमन कॉज हमें याद है कि रीनल फेलियर की वजह से ये डेथ होता है, और डैमेज किडनी को जो है वो डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से होता है, जो कि नेफ्रेटिक सिंड्रोम करवा देगा, या फिर आगे जाके रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी करवा सकता है। बस ये एक किस्म का मैं रिकॉल करवा रही हूँ आप लोगों को। अगर लूपस का पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ आता है तो लूपस में नेफ्रोटिक कॉज मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी ही होता है, ठीक है, नेफ्रोटिक का कॉज। अगर नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलती है हमें तो हम उसको पॉसी इम्यून कहते हैं। पॉसी इम्यून का मतलब ही होता है लिमिटेड, ठीक है, यानी कि इसमें कोई सिग्निफिकेंट हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो पॉसी इम्यून का जो अगला स्टेप होता है वो है हम एन का परफॉर्म करते हैं, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, ठीक है, एन का। अभी देखिए एक स्लाइड है, उसमें हमने पेशेंट का सीरम लिया है, स्लाइड में हमने उसको देखा है। तो उसमें पेशेंट में जो है ना एंटीबॉडीज़ नज़र आएंगी जो कि न्यूक्लियस के साथ बाइंड करेंगी, या फिर वो साइटोप्लाज्म। तो अगर न्यूक्लियस के साथ बाइंड करेंगे तो हम उसको पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। अगर ये साइटोप्लाज्म पे बाइंड होंगी तो हम उसको साइटोप्लाज्मिक एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी कहेंगे। तो ऑफकोर्स पॉसी इम्यून में एन का कौन सी होती है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो भी होंगी। तो CN का जो है वो वेजिनल ग्रेन्युलोमेटोसिस के साथ एसोसिएटेड होंगी, ये आपने याद रखना है। हमारी लंग की इन्वॉल्वमेंट होती है तो हेमाप्टाइसिस होता है, या किडनी की इन्वॉल्वमेंट होगी तो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है। वास्कुलाइटिस में हमने पढ़ा था कि वेजिनल ग्रेन्युलोमेटोसिस जो है वो C डिजीज़ होती है। तो C डिमोनिक हमने पढ़ा था कि लंग, किडनी और नेजोफेरिंक्स को भी अफेक्ट करता है, ठीक है, ये हम पढ़ के आए हैं। अब हेमोप्टाइसिस का पेशेंट हेमिचूरिया के साथ भी आता है और रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी है उसको क्रिस्टल्स के साथ। तो उसमें आपने याद रखना है कि उसको गुड पैस्चर सिंड्रोम हुआ है। लेकिन हाउएवर पेशेंट को जो है ना नेजल्स यानी नेजोफेरेंजियल भी सिम्टम्स अगर हैं, यानी साइनोसाइटिस, यानी एग्जामिनेशन पे हमें साइनस का इन्फेक्शन भी मिला है, तो हमें याद रखना है कि पेशेंट को वेजिनल ग्रेन्युलोमेटोसिस हो सकता है, क्योंकि साइनोसाइटिस या साइनस प्रॉब्लम जो है ना वो गुड पैस्चर में नहीं मिलती। तो इसलिए CN का अगर इम्यूनोफ्लोरेसेंस में मिल गई तो हमें डायग्नोस हो जाएगा कि गुड पैस्चर में तो लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, लेकिन यहाँ पे जो है नो इम्यूनोफ्लोरेसेंस होगी वेजिनल ग्रेन्युलोमेटोसिस में। अब PN का की बात करें तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली है माइक्रोस्कोपिक पोलिएंजाइटिस, दूसरा चिरॉक्स्ट्रॉस। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए चिरॉक्स्ट्रॉस जो है ना इसमें 3 चीज़ें होती हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक पोलिएंजाइटिस में नहीं होती। एक तो ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन, जो कि वो पोलिएंजाइटिस में नहीं मिलती, यहाँ पे मिलती है। नंबर 2 इसमें यूजिनोफीलिया होता है जो कि सिर्फ चिरॉक्स्ट्रॉस में मिलता है, और तीसरा इसमें एस्थमा होता है, ठीक है, वो भी सिर्फ चिरॉक्स्ट्रॉस में मिलता है। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए ताकि हम डिफरेंस करें चिरॉक्स्ट्रॉस का और पोलिएंजाइटिस का। तो इसमें PN का ही मिलती है। अब ये पिक्चर है लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस की, इसमें देखें ये हमें बहुत शार्प ग्रीन लाइन्स नज़र आ रही हैं जो कि इंडिकेट कर रही हैं, तो इंडिकेट कर रही है कि पेशेंट को गुड पैस्चर सिंड्रोम है, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने कंप्लीट कर लिया हमारा रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो अब जो है हमने जो बेसिक से टॉपिक पढ़ा है आईजीए नेफ्रोपैथी, उसको भी हम पैथोमा से डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन बेसिक से अभी हमने रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं किया, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आईजीए नेफ्रोपैथी अभी हमने सारी डिस्कस की बेसिक में भी। तो ये बहुत ही कॉमन नेफ्रोपैथी है, पूरी दुनिया में होती है। तो इसमें आईजीए इम्यून कॉम्प्लेक्स है, मेसेंजियम ऑफ द ग्लोमेरुलाई में डिपॉजिट होता है। तो ये इस तरह का दिखता है कि डिपोजिशन मेसेंजियम में हो गई है, और ये देखिए आईजीए की डिपोजिशन है। ठीक है, किडनी के अंदर। अब ये चाइल्डहुड के दौरान प्रेजेंट करता है, एपिसोडिक ग्रॉस या माइक्रोस्कोपिक उसको हेमेचुरिया होगा, और आरबीसी के कास्ट भी हमें मिलेंगे। ठीक है, और ये म्यूकोजल इन्फेक्शन के बाद होता है। अब म्यूकोजल इन्फेक्शन जब हो जाएगा तो पेशेंट आईजीए ज़्यादा बनाता है ताकि अपने आप को डिफेंड करे। तो बहुत ज़्यादा आईजीए जो है ना, अब ये कुछ मेसेंजियम में चला जाएगा, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा इम्यून कॉम्प्लेक्स बन के, और ग्लोमेरुलर ब्लीडिंग हो जाएगी। ये इसकी वजह है। अब ये एपिसोडिक है, तो जैसे ही इन्फेक्शन रिजॉल्व हो जाएगा तो आईजीए कम हो जाएगी, तो हेमेचुरिया भी चला जाएगा, सही हो जाएगा। तो इन्फेक्शन की वजह से ना एक और एपिसोड आ सकती है ब्लीडिंग की, तो ये प्रोग्रेस आगे जाके रीनल फेलियर में भी कर सकती है। आईजीए के इम्यून कॉम्प्लेक्स हमें मेसेंजियम में मिलेंगे। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अब इरफान मसूद से देख लेते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी। तो ये इसको हम पैथोमा में भी वैसे मेंशन था कि इसको हम बर्जर डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, ये नाम आपने इसका याद रखना है, आईजीए नेफ्रोपैथी का, बर्जर डिजीज़। बहुत ही कॉमन कॉज है ये नेफ्रिटिक सिंड्रोम का, नेफ्रिटिक। अब इसमें होता यूँ है कि आईजीए की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी म्यूकोजल क्लियरेंस जो है ना कम हो जाती है आईजीए की। तो उसके नतीजे में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है मेसेंजियम के अंदर इंट्रैप कर जाएंगे, जहाँ पे ये अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करेंगे और ग्लोमेरुलर इंजरी इनिशिएट करवा देंगे। अब इसमें कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें हमें सीरम लेवल पॉलीमेरिक आईजीए का, ना कि मोनोमेरिक, पॉलीमेरिक आईजीए का सीरम लेवल ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा इसमें एलिवेटेड सीरम लेवल ऑफ पॉलीमेरिक IgA1 ज़्यादा मिलेगा, ना कि IgA2। ठीक है, IgA1। अब इसकी एसोसिएशन हमने पढ़ी कि हिनोचिनोलिन परप्यूरा के साथ भी है, और इसके अलावा उन पेशेंट में जिनको सीलियक डिजीज़ हो या लिवर डिजीज़ हो, ठीक है, उनमें इसकी ज़्यादा एसोसिएशन है। क्लिनिकली ये किस तरह प्रेजेंट करते हैं, कोई भी ग्रुप, एज ग्रुप कर सकता है, ओल्डर चिल्ड्रन भी या फिर यंग एडल्ट भी। तो ये इसमें होता यूँ है कि रिकरेंट एपिसोड्स आ रहे होते हैं हेमेचुरिया के, ग्रॉसली या माइक्रोस्कोपिकली इसको हेमेचुरिया होगा। अपर रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन होगा उस पेशेंट को, जीआईटी का या फिर यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन। तो क्रोनिक रीनल फेलियर तकरीबन 15 से 40% ऑफ द केसेस में जो है 20 साल की उम्र में, यानी 20 साल के पीरियड में उनको रीनल फेलियर हो जाता है। अब क्लिनिकल पर्ल्स है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस थी वो 1 से 2 हफ्तों के बाद हो रही थी इन्फेक्शन के, और इसमें कॉम्प्लीमेंट C3 के लेवल हमें लो मिल रहे थे। ये जो आईजीए नेफ्रोपैथी है ना, ये सिर्फ 1 से 2 दिनों के अंदर हो रही है इन्फेक्शन के बाद, वो हफ्तों में, ये 1 से 2 दिनों में, और इसमें कॉम्प्लीमेंट C3 के लेवल हमें बिल्कुल नॉर्मल मिलते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी मॉर्फोलॉजी आप देख लें कि इसमें हमें लाइट माइक्रोस्कोपी में मेसेंजियल जो है वो वाइडनिंग मिलती है और प्रोलिफरेशन हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हमें मेसेंजियम में इलेक्ट्रॉन लेकिन डेंस यानी इम्यून कॉम्प्लेक्स के डिपॉजिट मिलेंगे, और फ्लोरोसेंस में 3 चीज़ें IgG, IgA और C3 जो है मेसेंजियम के अंदर डिपॉजिटेड हमें मिलेंगे। तो ये हो गई कंप्लीट आईजीए नेफ्रोपैथी। छोटा सा ये टॉपिक है हेरिडिटरी नेफ्राइटिस। रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हमने पैथोमा से डिस्कस कर लिया, तो उसको हम जो है कर लेंगे डिस्कस। लेकिन उससे पहले हेरिडिटरी नेफ्राइटिस जो है दोनों बुक्स में नहीं मेंशन, लेकिन बेसिक में मेंशन है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये आप देख लें। इसमें क्या होता है कि ये वो ग्रुप ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीज़ हैं जो कि जब म्यूटेशन आ जाए ना उन जीन्स में जो हमारे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं, तो इस तरह की जीन्स में जब म्यूटेशन आ जाएगी तो हेरिडिटरी नेफ्राइटिस हो जाएगा। तो ये मोस्ट ही कॉमन जो कॉज है कॉमन इनका, वो रेयर डिजीज़ का, वो होता है एल्पोर्ट सिंड्रोम। तो ये वैसे मेंशन है। और दूसरा थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़, तो उसको अलग करके उसमें लिखा गया है इरफान मसूद में भी। तो एल्पोर्ट सिंड्रोम और थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़ जो है ना, इसका बहुत ही कॉमन रेयर जो है डिजीज़ हैं, इसमें आ जाती हैं हेरिडिटरी नेफ्राइटिस में। एल्पोर्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि नेफ्राइटिस जो है ना वो अकम्पनी होता है सेंसरी न्यूरल, पेशेंट को डेफनेस हो जाती है, और उसको वेरियस आँख के भी डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी उसका या लेंस की डिसलोकेशन हो जाती है, या उसको पोस्टीरियर कैटरेक्ट्स होते हैं पोस्टीरियर, या उसकी कॉर्नियल डिस्ट्रोफी हो जाना। ठीक है, अब ये थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़ जो है ना, ये बहुत ही कॉमन कॉज होता है बिनाइन फेमिलियल हेमेचुरिया का।
बिनाइन फेमिलियल हेमिज्यूरिया, इसमें कोई भी सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस हमें नहीं मिलती। अब इसकी हेरिडिटरी नेफ्राइटिस की पैथोजेनेसिस को समझेंगे हम तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन हमें पता है कि ज़्यादातर टाइप 4 कोलेजन की बनी होती है, जो कि खुद हेट्रोट्राइमर्स का बना है, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 और अल्फ़ा 5 टाइप 4 कोलेजन। ठीक है, इन हेट्रोट्राइमर्स की हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी है। तो अब ये टाइप 4 कोलेजन ना बहुत ज़रूरी होता है नॉर्मल फंक्शन के लिए, हमारे लेंस के, कोक्लिया के नॉर्मल फंक्शन के लिए और ग्लोमेरुलस के। तो अगर म्यूटेशन आ जाती है किसी भी इस अल्फ़ा चेन के अंदर तो ये डिफेक्टिव हेट्रोट्राइमर बनेगा, ट्राइमर। तो मैनिफेस्टेशंस एल्पोर्ट सिंड्रोम के हमें मिलेंगी, जो कि आइज़ में भी हो रही हैं, ईयर में भी हो रही हैं, ठीक है, और ग्लोमेरुलस वगैरह में। अब हिस्टोलॉजी में हमें ये किस तरह मिलता है कि ग्लोमेरुला जो है ना हेरिडिटरी नेफ्राइटिस में अनरिमार्केबली होंगे अनटिल लेट इन द कोर्स। ठीक है, हमें अनरिमार्केबल वो अपीयर होंगे अनटिल लेट इन द कोर्स। तो जैसे ही डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी तो ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस बढ़ती जाएगी, वास्कुलर स्क्लेरोसिस भी होगी, टिब्यूल्स की एट्रोफी हो जाएगी और इंटरस्टिशियम में फाइब्रोसिस हो जाएगी। ये हमें टिपिकल चेंजेस मिलते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे देखें तो हमें ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पतली सी हो जाएगी, पतली में लेके थिन हो जाएगी और वो एटीन्यूएट होती है अर्ली इन द कोर्स। लेकिन जैसे ही ओवर द टाइम डेवलप्स इरेगुलर फोकाई ऑफ थिकनिंग बन जाएंगे या एटीन्यूएशन के विद प्रोनाउंस्ड स्प्लिटिंग या लेमिनेशन हो जाएगी। किस चीज़ की? लेमिना डेंसा की स्प्लिटिंग या लेमिनेशन, जो कि एक बास्केट वीव अपीयरेंस शो करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाइवा बीसी की पॉइंट ऑफ व्यू से कि बास्केट वीव अपीयरेंस हमें किस में मिलती है, तो दैट इज़ द हेरिडिटरी नेफ्राइटिस में। इसके बरक्स अगर हम बात करें एल्पोर्ट सिंड्रोम में, तो उसमें हमें डिफ्यूज़ और यूनिफॉर्म थिनिंग मिलती है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की, और ये ओनली मॉर्फोलॉजिक फाइंडिंग है थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़ की। ठीक है, तो ये हेरिडिटरी नेफ्राइटिस का होगी और ये एल्पोर्ट सिंड्रोम में बस हमें थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़ मिलती है। ठीक है, और एल्पोर्ट में भी सिर्फ मेम्ब्रेन पतली हो जाएगी, बाकी ये बास्केट वीव अपीयरेंस ये सब हमें जो है ये उसमें हेरिडिटरी नेफ्राइटिस में मिल रहा है। दैट्स इट। अब इसको हम बाकी बुक्स में भी देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले लास्ट में इसके क्लिनिकल फीचर्स भी रह गए हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द एल्पोर्ट सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं वो एक्स लिंक्ड डिजीज़ के साथ होते हैं। अगली वीडियो में हम इसके क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं।